कुछ दिन बेटा जी अपना यही तरीका रहेगा पढ़ने का। एंड हम लोगों ने बेटा जी अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी अपना यहाँ पे इकोलॉजी, और आप लोगों को मैंने इकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, और मैं कहूँगा एक इंटरलेक्टिव एक्टिविटी बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है उसमें और उसकी इन्वायरमेंट के बीच में बेटा जी इंटरेक्शन होता रहता है। वो इंटरेक्शन कैसे कैसे होते रहते हैं हम उनके बारे में जहाँ पढ़ेंगे, वो बेटा जी अपनी इकोलॉजी थी। फिर आप लोगों ने इकोलॉजी के पार्ट पढ़े थे, कोई दो तरह की होती है, ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। फिर बेटा जी आप लोगों ने बातें की थी कि इकोलॉजी की कुछ हायरार्की होती है, कुछ लेवल्स होते हैं, और सबसे बेसिक जो लेवल था बेटा उसका नाम था वहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो इस नेचर में सर्वाइव करता है, अपने आप को मेंटेन करता है, द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई है जो यहाँ सर्वाइव कर रहे नेचर में, जो इंटरेक्ट करेगा अपने सराउंडिंग से, वो है बेटा जी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। और जब सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स का आपस में ग्रुप बन जाता है तो वो बन जाता है बेटा जी पॉपुलेशन। फिर आपने वर्ड पढ़ा था कम्युनिटी, फिर आपने वर्ड पढ़ा था इकोसिस्टम, फिर आपने वर्ड पढ़ा था बेटा जी बायोम, एंड लास्ट में बेटा जी वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था बेटा जी कि बायोस्फीयर। मैंने आपको जो बेटा इंट्रोडक्शन दिया है उसमें अगर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो अभी तक हमने एनसीईआरटी बुक की शुरुआत नहीं की है। मैंने आपको लास्ट जो लाइन बोली थी अपने लाइव लेक्चर में, वो क्या बोली थी बेटा जी कि अगर हम बातें करते हैं इकोलॉजी की एट ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ये मेरी लास्ट लाइन थी लाइव लेक्चर की, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। बट आप जब एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो उसका सीक्वेंस कुछ अलग है और मेरा सीक्वेंस अलग है। मैं इकोलॉजी की शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक लेवल से, मतलब ऑर्गेनिज्म के लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं सिर्फ पहले यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वर्ड के ऊपर समझूंगा इकोलॉजी को बेटा जी, मेरे वर्ड को समझना। तो आप एनसीईआरटी बुक में टॉपिक्स के नाम देखना, जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वहीं से आप पढ़ना शुरू करना। सीक्वेंस पूरा सेट होकर ये मत सोचना सर ने ये आगे के टॉपिक छोड़ दिए, नहीं, वो सब कवर अप होंगे बट एक सीक्वेंस में कवर अप होंगे बेटा जी। तो आप उस सीक्वेंस को वही फॉलो करना जो सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि सर ने कुछ छोड़ दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं है। सर ने सारे एनसीईआरटी बुक को कवर अप करेंगे बट एक तरीके से कवर करेंगे हम उसे यहाँ पे। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था उसकी दोबारा से बातें करते हैं। आपने लास्ट लेवल पढ़ा था बेटा जी कि हम जब इकोलॉजी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, तो हम किसकी बात करते हैं बेटा जी, हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करते हैं। मेरे वर्ड्स को कृतिका बेटा दोबारा सुनना अच्छे से। इकोलॉजी को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अलग अलग लेवल पे बेटा जी हमने उनको डिवाइड किया था। और पीयूष हमने वहाँ पे एक वर्ड बोला था इकोलॉजिकल हायरार्की, और वहाँ पे जो सबसे छोटा जो लेवल था उसका नाम था बच्चा वहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म, कि एनी लिविंग इंडिविजुअल जो अपने आप को मेंटेन करता है, इंटरेक्ट करता है विद इट्स सराउंडिंग, वो एक ऑर्गेनिज्म है। कोई भी एक लिविंग जो एक छोटा सा लिविंग, वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी लिविंग एंटिटी जो इस नेचर में एग्जिस्ट करती है वो एक ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग एंटिटी जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और जो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नेचर में प्रेजेंट। अब उस लेवल की बात कर रहे हैं बेटा। तो मैंने कहा इकोलॉजी में अगर आप उस ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करने वाले हो तो एक्चुअली आप क्या बात करने वाले हो, आप बात करने वाले हो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की। इसका क्या मतलब है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म कहीं भी रहता है, वो डेजर्ट में रहता है, वो पोलर रीजन में रहता है, या वो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, वो कहीं भी रहता है, वो वहां पे अपने आप को इवोल्व कर लेता है और अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को इवोल्व कर लेता है, अपने आप को अडेप्ट करता है विद इट्स सराउंडिंग, सो दैट वो वहां पे सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके और न्यू वंस को गिव राइज कर सके, सो दैट वो स्पीसीज अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। इन वर्ड्स को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे सारे का बेटा जी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लेवल के ऊपर। मतलब क्या हो रहा है इस बात का यहाँ पे कि भाई फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, हम इसमें ये पढ़ते हैं बेटा जी हाउ ए ऑर्गेनिज्म अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, कि वो अपने आप को इस लायक वहां पे अडेप्ट कर लेता है कि वो वहां सर्वाइव भी कर सके और अपने आप को बेटा जी वहां पे रिप्रोड्यूस करके न्यू वंस को गिव राइज करके, सो दैट उसकी प्रोजेनी, उसकी स्पीसीज का बेटा जी वहां पे एग्जिस्टेंस भी रह सके। अब हम इस लेवल की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो
तो अब पॉइंट आता है सर हम क्या बात करेंगे, तो अब मैं बातें करूंगा एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवोल्व किया है टू रेस्पोंड अगेंस्ट द एबायोटिक फैक्टर। मेरे वर्ड को समझना है यहाँ पे, वो अपने आप को इवोल्व करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अब आप कहोगे सर जो इन्वायरमेंट है ये तो वेरिएबल है, इन्वायरमेंट कैसा है बेटा जी, यहाँ पे वेरिएबल है, ये तो सर कांस्टेंट नहीं है, ये तो लगातार चेंज होता है। अब अगर ये चेंज होता है तो इस वेरिएबल इन्वायरमेंट के प्रति वो कैसे रेस्पोंड करता है, ये बात उसने अपने अंदर इवोल्व कर ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन वो इस इन्वायरमेंट के प्रति कैसे रेस्पोंड करता है, ये चीज उसमें क्या हो चुकी है बेटा जी, फिक्स हो चुकी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। इसके बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो अब मैं एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक उठा रहा हूँ जो आपको समझना है। अब मेरा पहला टॉपिक शुरू होगा एनसीईआरटी बुक का इस लाइन के बाद, और पहला टॉपिक क्या है बेटा, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ये मेरा पहला टॉपिक है मेरे चैप्टर का बेटा, रेस्पॉन्स responses to abiotic factors। मतलब यहां बात क्या हो रही है कि सर जो ये एबायोटिक फैक्टर है ये तो हाईली वेरिएबल है। मतलब मैं यहां बेटा जो बातें करूंगा टेम्परेचर की, मैं बातें कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे लाइट की, मैं बातें कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में वाटर की। एग्जाम्पल के तौर बात करें कि भाई ये जो एबायोटिक फैक्टर हमारे आसपास बैठे हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हैं बेटा जी, वेरिएबल। मतलब ऐसा नहीं ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। विद द टाइम ये चीजें क्या होंगी बेटा जी, आपके चेंज होंगी। टेम्परेचर ग्रेजुअली अपने आप को चेंज कर रहा है। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगर ये फैक्टर्स आपके वेरिएबल है तो इनके प्रति जब एक ऑर्गेनिज्म भी तो अपने आप को इवोल्व कर लेता है बेटा जी यहाँ पे कि वो कैसे उनके प्रति रेस्पॉन्सिव शो करेगा, कैसे उनके प्रति रेस्पॉन्ड करेगा, ये चीजें भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसने बेटा जी इवोल्व कर रखी है। तो मैं बातें करूंगा कैसी कैसी वो रेस्पॉन्सिव है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा जी यहाँ पे इवोल्व हो चुकी है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस एबायोटिक फैक्टर्स, कैसी कैसी रेस्पॉन्ड हम उनकी बातें शुरू करेंगे। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा जी वर्ड्स आपने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में सुने थे। प्यूस आपने एनिमल किंगडम में बेटा जी दो वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक वर्ड बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे रेगुलेटर, एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी आप लोगों ने कन्फर्मर। इन वर्ड्स और अच्छा बोल सकते हो होमो आइसोथर्मल और पोइकिलोथर्मल्स वर्ड आप लोगों ने सुने। मैं उन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो जरा सुनिएगा बेटा। हाँ मैं चार्ट ग्राफ बना लेता हूँ पहले यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग भी आपसे बात करेंगे। हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं बेटा जी, मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और कंडीशन, और यहाँ मैंने ले लिया बेटा जी इंटरनल इन्वायरमेंट। हम इन दो के बीच बेटा जी यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे। हम मानसिक गुणे ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं देवेश बेटा, हम वो सब बातें यहाँ पे करने वाले हैं। गरिमा पहले एक बात को सोचो बेटा जी, ये एबायोटिक फैक्टर वेरिएबल, तो एवरी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवोल्व किया है बेटा जी कि वो इन फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्ड कर सके। अब मैं कहूँगा बेटा जी यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवोल्व कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पहले हम उस वर्ड को समझ के देखते हैं क्या है। तो मैं एक वर्ड बोलता हूँ बेटा जी, पहला वर्ड आता है होम्योस्टैटिस। ये
वर्ड आपने कहाँ सुना 11th क्लास में? जब आप लोग बेटा जी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हो, एक्सक्रीशन वर्ड की बात करते हो, तो वहाँ भी वर्ड आता है ऑस्मोरेगुलेशन। वैसे वर्ड की बातें हो रही है यहाँ पे कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारा चंचल जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना बेटा जी, अंदर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है बेटा जी, वो कांस्टेंट है। वो कितना है बच्चा? 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारी बॉडी फ्लूइड दैट इज हमारा बेटा जी ब्लड का, या मैं कहूँगा लिम्फ वगैरह की जो ऑस्मोलिटी है बेटा जी, वो 300 फिक्स है। ये आपने पढ़ा है बेटा जी लास्ट ईयर बेटा जी कि हमारे ब्लड अपनी ऑस्मोलिटी को 300 पे मेंटेन करके रखता है। जैसे वो ऑस्मोलिटी चेंज होती है, अब गर्मी में पानी ज़्यादा पीते हो तो आप यूरिन भी ज़्यादा जाते हो क्योंकि आपने सोलवेंट बहुत ज़्यादा ले लिया, तो भी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी चेंज हो जाएगी। और सर हमने अगर बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं, सर्दी में भी हम यूरिन जाते हैं क्योंकि बॉडी में लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, तो अगर वो ब्लड में लगातार जमा हो रहा होगा तो भी तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या हो रही है, वहाँ पे चेंज हो रही है। तो हम अपनी ऑस्मोलिटी को थ्रू दी एक्सक्रीशन बेटा जी मेंटेन करते हैं। वर्ड आपने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में। उसी वर्ड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कनिका कि हम या नॉट हम बातें करें पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर बेटा जी कि एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेटिस। Every organism try to maintain its homeostasis। homeostasis का मतलब है बेटा जी constant internal condition। वो अपने अंदर की कंडीशंस को बेटा जी कांस्टेंट रखना चाहता है, वो होम्योस्टेटिस को बेटा जी मेंटेन रखना चाहता है एवरी ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कनिका बेटा दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, सर क्यों, नीड क्या है उसे ये मेंटेन करने की? अगर चेंज हो जाएगी अंदर कंडीशन तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हम होम्योस्टेटिस को लक्ष्य क्यों मेंटेन करना चाहते हैं? व्हाई? हिमांशु बेटा क्यों हम होम्योस्टेटिस मेंटेन करना चाहते हैं? देखो ठीक क्यों, पॉइंट को समझ कर देखो, आप वीडियो को पॉज करके खुद सोच कर देखो बेटा जी कि हम चाहते हैं कि हमारा होम्योस्टेटिस मेंटेन रहे। हमारे अंदर की जो इंटरनल कंडीशंस है, चाहे वो मेरा बॉडी फ्लूइड हो, मैं दो बातों की बात करूँ मैं यहाँ पे मेनली होम्योस्टेटिस के अंदर बेटा जी बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और बातें करूंगा बेटा जी बॉडी टेम्परेचर। हम इन्हें मेंटेन रखना चाहते हैं और इसे कांस्टेंट वैल्यू पे रखना चाहते हैं। आर्यन क्यों? आयुष बेटा दिमाग में पॉइंट आएगा, क्यों चाहते हैं हम होम्योस्टेटिस? अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे? क्यों हम चाहते हैं बेटा यहाँ पे कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे? क्यों बेटा क्यों? क्या रीजन है? कविता सारिका क्या आ रहा है दिमाग में पॉइंट, क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने बेटा जी 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था एंजाइम। लक्ष्य एवरी एंजाइम अगर मोस्ट एफिशिएंट अगर है तो मैं कहूँगा अपनी एक ऑप्टिमम वैल्यू पे है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हो सर हमारा जो पेट के एंजाइम है, गैस्ट्रिक जो एंजाइम है, दे आर मोर एफिशिएंट एट द एसिडिक पीएच। बट हमारे एलिमेंट्री कनाल में अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो दे आर एक्टिव एट द एल्कलाइन पीएच। हमारा स्लेवरी ग्लैंड का स्लेवरी अमाइलेज इज एक्टिव एट द 6.7 pH। तो एवरी एंजाइम नीड्स इट्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर इट्स फंक्शनिंग। वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी अपने आप को मेंटेन रखती है। उसके लिए बेटा जी हम ये कहते हैं हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने में बेटा जी एंजाइम्स हेल्प करते हैं और एंजाइम्स को बेटा जी अपने आप को बेटा जी काम करने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, उसे एक
लिमिटेड रेंज है उसकी टॉलरेंस की बेटा जी, अगर आपने उसकी रेंज चेंज कर दी तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। और अगर सोचिएगा एक एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो गई तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा ना कनिका बेटा साक्षी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। सोच के देखो बेटा जी, आपको फीवर हो जाता है, इन दैट कंडीशन में आपको भूख लगना बंद हो जाता है। क्यों? आप ही कहते हो मेरी बॉडी थकी थकी हो रही है, मुझे फीवर होने की वजह से मैं थका महसूस कर रहा हूं। क्यों? अब फीवर का थकने से क्या मतलब है, फीवर का भूख से क्या लेना देना है? अब उस बात को अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ सोचो बेटा। भाई आपकी बॉडी में डाइजेशन जो होता है फूड का, सर जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में फूड का, उसे तो एंजाइम परफॉर्म करवाते हैं। पल्लवी जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, जो क्रेब साइकिल हो रही है, उसे कौन करवा रहा है बेटा जी? एंजाइम्स रेगुलेट करवा रहे हैं। और अगर एंजाइम्स उन्हें रेगुलेट करवा रहे हैं मेरे भाई, तो एंजाइम्स को काम करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और वो एंजाइम को अगर ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रही, वो एंजाइम्स अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे और एंजाइम्स की एफिशिएंसी कम हो रही है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा ऑलरेडी फूड आपके जो एलिमेंट्री कनाल में वही ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में जो सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो अगर स्लो डाउन हो गया, एटीपी प्रोडक्शन कम हो गया, तो मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, आपको टायर्डनेस फील होगी, आपको थकावट फील होगी। इट्स द लॉजिक बिहाइंड द टायर्डनेस इन द फीवर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है कि हमें होम्योस्टेटिस की क्यों जरूरत है अलग से यहाँ, नॉट हमें, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड होम्योस्टेटिस सो दैट उसके एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करके उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर सके। हर ऑर्गेनिज्म इस होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना चाहता है। अब इस होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे वो रिस्पोंड करता है, हम वो रिस्पोंड पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको इस कहानी के बाहर के सराउंडिंग को कवर करना है। पहले मानसी जी, मैं ये वर्ड को समझा रहा हूँ कि रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में हम क्या रेस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं और वो रेस्पॉन्स क्यों पढ़ने वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई ये एबायोटिक फैक्टर जो है बेटा चंचल, ये तो वेरिएबल है। दीपेश मेरी गुड़िया श्रुति, ये एबायोटिक फैक्टर तो बेटा जी कैसे है यहाँ पे वेरिएबल है। गरिमा बेटा अगर ये फैक्टर वेरिएबल है तो मैं कहूँगा भाई मेरे अंदर का होम्योस्टेटिस गड़बड़ हो जाएगा भाई, और मुझे होम्योस्टेटिस रखना है। होम्योस्टेटिस क्यों रखना है वो बात मैंने आपको बता दी बेटा जी, क्योंकि हमें अपने एंजाइम्स की वर्किंग को अगर मेंटेन रखना है तो उनके लिए हमें एक ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ये है साक्षी जिस टॉपिक की हेडलाइन जो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ बेटा जी, कि किसका क्या मतलब है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि रेस्पॉन्स में हम क्या पढ़ेंगे और क्यों जरूरत है होम्योस्टेटिस की, क्यों जरूरत है। भाई का आंसर दे सकते हो, क्या दे सकते हो यहाँ पे वाई का? So that optimum condition for enzyme maintain within body, हम उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन रखें और हर एंजाइम अगर प्रॉपर्ली काम करेगा, आपकी प्रॉपर्ली ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। ये सब लॉजिक है बेटा इन बातों की, इसलिए आपको समझना है। अब आपको अगले वर्ड पे आना है। सर ये रेस्पॉन्स कैसा कैसा होता है? मैं कहूँगा भाई ये रेस्पॉन्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा जी रेगुलेटर, मतलब they have the ability to maintain the homeostasis. Have ability to maintain homeostasis. एबिलिटी है। तो मैं कहूँगा अगर वो होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखेंगे तो कैसे रखेंगे? सॉरी मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ग्राफ में, ग्राफ चेंज करना बेटा जी। यहाँ पे लिखना बेटा जी इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन
ठीक है गुड़िया, हमारे को ये रेंज है इंटरनल की। अब चाहे एक्सटर्नल इतना हो चाहे वहां तक जा रहा हो, वो हमेशा कैसे रहेंगे बेटा जी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। ज्योति बेटा मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, ये क्या है बेटा यहाँ पे रेगुलेटर। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सर टेम्परेचर की बात करते हैं और सपोज कीजिएगा समर आ गया, तो आप समर में फील करते हैं कि बाहर का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो बेटा जी आपने फील किया होगा स्वेट प्रोडक्शन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। जब गर्मी होती है तो आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। नाउ द पॉइंट अराइज, क्यों पसीने आने शुरू हो जाते हैं? तो आपका आंसर होगा बिकॉज अगर स्वेट आएगी तो आपके बॉडी के ऊपर अगर स्वेटिंग होगी बेटा जी, तो आपका बाहर का बॉडी का जो सरफेस उस पर अगर पानी लग जाएगा बेटा जी यहाँ पे, तो वो एक कूलिंग का काम करेगा। बाहर का टेम्परेचर हाई है जो आपके सेल के पास आ रहा है, इसने बाहर बेटा जी स्वेटिंग निकाल के अपने आप को कूल डाउन करने का प्रोसेस किया। तो ये एक तरीका है ना अपने आप को रेगुलेट करने का, अपनी होम्योस्टेटिस को कैसे मेंटेन करता है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, समर में वो स्वेट को प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी के सरफेस को कूल डाउन करने का काम करता है। गरिमा ये एक तरीका है। हम बात करते नहीं सर, विंटर की बात की जाए तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत सा कूल डाउन हो जाएगा, लो डाउन हो जाएगा, इन दैट कंडीशन में वो कैसे अपने होम्योस्टेटिस को मेंटेन करेगा। तो पॉइंट आया बेटा जी, वो विंटर के केस में आप एक बात देखते हो कि एक ऑर्गेनिज्म में सिवरिंग शुरू हो जाती है। सिवरिंग बेटा जी इट्स ए काइंड ऑफ द एक्सरसाइज। एक सेल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करती है, और जब वो वाइब्रेट करती है, मूवमेंट करती है, तो इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। और उस टाइम पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बेटा जी फास्ट होगा। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपको पता है रेस्पिरेशन की पीयूष मात्र 40% एफिशिएंसी है, 60% एनर्जी तो रेस्पिरेशन बेटा जी आपकी लॉस हो जाती है। याद करके देखो, मैंने आपको पढ़ाई है ये बातें कि रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज को बनाने में या एक ग्लूकोज के अंदर, एक्चुअली ग्लूकोज के अंदर 686 किलो कैलोरी एनर्जी है, बट उससे प्रोड्यूस कितनी हो पाती है? क्या हम उससे इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर पाते हैं? तो आपका आंसर होता है सर नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बेटा जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो वी आर एबल टू अचीव ओनली द 40% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज, और 60% एनर्जी बेटा जी लॉस हो जाती है। एग्जैक्ट डाटा मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था, हम अप्रोक्स बेटा जी वहाँ पे आपका 44 और 43% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी ही ट्रैप कर पाते हैं, रिमेनिंग बेटा जी वहाँ पे लॉस हो जाती है। तो गरिमा बेटा जो रिमेनिंग लॉस हुई है किसकी फॉर्म में हुई है? तो आपका होता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट लॉस हुई है। तो बेटा सोचो, विंटर में आप जब ऐसे अपनी एक मीन पोजीशन पे अगर सेल वाइब्रेट करेगा, आपका कंपन हो रहा है, इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो उस टाइम पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हुआ मेरे बेटा? फास्ट हुआ। और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर कविता जी फास्ट होगा तो मैं कहूँगा वहाँ पे रेस्पिरेशन फास्ट होगा। रेस्पिरेशन फास्ट होगा बेटा जी तो आपका एनर्जी का लॉस फास्ट होगा। 60% एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में अगर लॉस होगी तो आपको बॉडी का टेम्परेचर बेटा जी राइज हो जाएगा, और वो जो लॉस हो रहा है उसको आप कंपनसेट कर पाओगे बेटा जी। इट्स वन ऑफ द वे टू रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर इन द विंटर। सर्दी में भी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया और गर्मी में भी कर लिया, बट करने के तरीके कैसे यहाँ पे अलग अलग है बेटा जी। इन दिस वे an organism is able to maintain its body temperature in the summer as well as in the winter. बट अब एक पॉइंट आता है, सर इतने कितने ऑर्गेनिज्म है जो इस लायक है? तो मैं कहूँगा ओनली 1%। 1% of all organisms, और मैं कहूँगा all animals। एनिमल्स का बेटा जस्ट 1% ही इस लायक है जो ऐसा कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। आप कहोगे सर वो कौन है जो कर सकता है? तो मैं कहूँगा बेटा जी मैमल्स and birds are able to maintain their constant body temperature in the winter as well as in the summer. वही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो सर बाकी नहीं कर सकते तो फिर बाकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो उस कैटेगरी की पहले बात करते हैं, फिर आपसे और बातें करेंगे। ये तो था पहली कैटेगरी।
अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं और वो है कन्फर्म। अब मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाता हूँ कि जैसे जैसे बाहर का चेंज हो रहा है अंदर का भी चेंज हो रहा है, बाहर का चेंज अंदर का चेंज, बाहर का चेंज अंदर का चेंज, बाहर का चेंज अंदर का चेंज होता जा रहा है ऐसा। तो मैं कहूँगी ये जो है वो है वेट। ये दूसरा ग्राफ है, ये पैटर्न। अब कहोगे सर ये फिर तो पॉइंट आता है सर ये होम्योस्टेटिस कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैं कहूँगा बेटा जी they change their internal condition with the external condition but up to a certain range। ऐसा नहीं है कि भैया जी बाहर का 0 से बढ़ के 100 हो गया तो उन्होंने अंदर का 0 से लेकर 100 कर लिया। तो मैं कहूँगा they change their internal environment according to the external environment up to a condition। they change their internal environment according to external environment। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर वो एक्वेटिक एनिमल है तो बाहर के पानी की अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी, वो सोल्ट है या वहाँ कम सोल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर की बॉडी फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसकी ऑस्मोटिक वैल्यू चेंज होगी। अब पॉइंट आता है सर ये कन्फर्मर है, ये तो इस वर्ड को मैंने आपको समझाया, बट सर फिर ये क्या करेंगे। तो मैं कहूँगा भाई देखिएगा ये सब काम ये आपके सर्टेन कंडीशन तक कर सकते हैं, उसके बाद जब इनके एंजाइम्स की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाएगी तो भैया जी ये नहीं सहन कर पाएंगे। तो वो नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वो बातें हम आपसे बाद में करेंगे, अभी अगला टॉपिक आएगा तब उसकी बातें होंगी। बट अभी पॉइंट आता है सर इन दोनों में से मोर इवोल्व कौन है या नंबर डाटा कहाँ है। तो मैं कहूँगा रेगुलेटर में कितना आया था, यहाँ पे ओनली 1% आया था। कन्फर्मर में क्या कहूँगा 99% ऑफ द एनिमल एंड ऑल प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और भाई इनका अंदर का चेंज हो जाता है बाहर के अकॉर्डिंग। बट एक पॉइंट को समझ के देखो, अगर वो हमेशा ऐसा करेंगे कि बाहर के अकॉर्डिंग अंदर को चेंज करेंगे बेटा जी यहाँ पे, तो एक पॉइंट आता है अंदर के एंजाइम जो बैठे हुए उन्हें तो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चाहिए, कांस्टेंट कंडीशन चाहिए। अब उनकी वो टॉलरेंस लिमिट चेंज हो, टॉलरेंस लिमिट को अगर क्रॉस कर जाएगी चीज तो वो काम नहीं कर पाएगी, इनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। तो ऐसा नहीं है कि सर ये कुछ भी कर लेंगे, तो इनके लिए इस इन्वायरमेंट में सहन करना थोड़ा मुश्किल है। अब पॉइंट आता है अगर इनके लिए यहाँ पे सहन करना चीजों को मुश्किल है तो सर फिर ये इवोल्व होके कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बने, फिर इवोल्व होके कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बने। तो मैं एक लाइन को पूछूं आपसे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे बात को पूछूं कि भाई गर्मी जब पड़ती है तो आप ये देखते हो कुछ लोग कूलर लगाते हैं घर, कुछ लोग फैन से काम चलाते हैं, कुछ लोग घर में एसी लगाते हैं। अब एसी सबसे बेस्ट है, बट बेटा क्या एसी लगाना सबके इकोनॉमिकली सबके लिए पॉसिबल है क्या? क्या सबके पास इतना इनफ अमाउंट ऑफ बेटा जी यहाँ पे मनी है क्या वो अपने घर में एसी लगा सके? आपका आंसर होगा नो। वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे बेटा जी, आपने अभी रेगुलेटर की बात कर रहे हो, ये रेगुलेट करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, कांस्टेंट अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखता है बेटा जी यहाँ पे, बट पॉइंट क्या फोकट में रखता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, वो एनर्जी का यूज करके सारा काम करता है। और अगर वो एनर्जी का यूज करके सारा काम करता है तो मैं कहूँगा इन ऑर्गेनिजम्स के पास बेटा जी नॉट हैव द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट हैव द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू compensate the expenditure of energy in the regulation। रेगुलेशन के अंदर जो बेटा जी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है ये उसको नहीं प्राप्त कर सकते, उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, इनके पास इतना मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आपका पॉइंट आता है सर क्यों? मैं कहूँगा भाई आपने सर्कुलेशन भी तो पढ़ा हुआ है, बर्ड्स और मैमल ऐसे जहाँ पे बेटा जी डबल सर्कुलेशन है, और अगर वहीं पे डबल सर्कुलेशन है तो आप ये कहते हो वहीं पे ही जो ब्लड की सप्लाई होती है बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। इट मींस
प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो पाते तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन वहां फास्ट होता है। बट इन द केस ऑफ रेप्टाइल, डायनासोर बड़े बड़े साइज के तो हैं, बट मेरे भाई उनके पास बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है क्या वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का है? उनके पास मिक्स ब्लड की सप्लाई हो रही है चंचल, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है। और दीपेश बेटा जी अगर मिक्स फॉर्म में ब्लड की सप्लाई हो रही है ना, तो आप ये बात मान लीजिएगा जो उनके पास जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है बेटा जी यहाँ पे, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी प्रॉपरली नहीं होगा बेटा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रॉपरली नहीं बनेगी। तो इन दैट कंडीशन में बेटा जी यहाँ पे उनका जब रेस्पिरेशन ही स्लो डाउन होगा बेटा जी यहाँ पे, तो वो इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगी जो लॉस हुआ उसको भी कंपनसेट कर ले, और भैया जब अपनी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन कर ले, इतनी उनके पास एनर्जी है ही नहीं मेरे भाई। तो दैट्स व्हाई मैंने व्हाट यूज बोला कि कन्फर्मर में वो एनिमल्स बिलोंग करते हैं दैट डू नॉट हैव द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंपनसेट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द रेगुलेशन, कि रेगुलेशन में जो एक्सपेंडिचर हो गया वो उसको कंपनसेट करते हुए बेटा जब अपनी बॉडी को भी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर ले, इतना उनके पास एनर्जी नहीं बन सकता बेटा जी। दैट्स वाई वो बेटा जी यहाँ पे रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, वो अपने अंदर को चेंज कर लेंगे बाहर के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई दे आर नोन एज कन्फर्मर। तो कोई पूछे व्हाई कन्फर्मर आर नॉट रेगुलेटर, तो आप आंसर दे देना दे डोंट हैव द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, क्योंकि ये एनर्जेटिकली एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है बेटा। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार कि स्मॉल साइज के एनिमल लाइक हमिंग बर्ड, स्क्रू आर नॉट फाउंड विद इन द पोलर रीजन। अगर आप पोलर रीजन में बेटा जी स्मॉल साइज के एनिमल्स की बात करोगे लाइक हमिंग बर्ड, तो वो कभी नहीं मिलेगा आपको वहां पे। क्यों नहीं मिलेगा? आप स्क्रू की बात करोगे वो कभी नहीं वहां मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गिलम में गिटारे की बात करोगे, स्क्रूएल की बात करोगे वहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आपका आंसर क्या होगा भाई? स्मॉल साइज के एनिमल हैव द लार्ज बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि उनका सरफेस एरिया जो बॉडी का है बेटा जो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम। तो मैं कहूंगा बेटा जी स्मॉल एनिमल हैज लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू बॉडी वॉल्यूम। तो खुशी बेटा सोचो, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो एक्सचेंज जो होता है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस एरिया। जो भी हम चीजों का एक्सचेंज करते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो सरफेस एरिया के थ्रू होता है। तो अब जरा सोचो उनका सरफेस एरिया कैसा है, यहाँ पे लार्ज है, तो मैं कहूंगा हीट का जो लॉस होगा वो भी कैसा होगा? लार्ज होगा। भाई पोलर रीजन है, वहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है खुशी, और बेटा यहाँ अगर सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो मैं कहूंगा उनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनका हीट लॉस भी ज्यादा है। हीट लॉस अगर बेटा ज्यादा है और मैं कहूंगा उनका बॉडी वॉल्यूम बेटा जी वहां पे स्मॉल है, तो मैं कहूंगा बेटा जी बॉडी वॉल्यूम स्मॉल है तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू द मेटाबॉलिज्म कि वो इस लॉस को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे कंपनसेट कर सके। दैट्स वाई पोलर रीजन में कभी बेटा जी आपको स्मॉल साइज का एनिमल नहीं मिलेंगे। पेपर में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाई द स्मॉल साइज एनिमल नेवर फाउंड इन द पोलर रीजन। आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज स्मॉल एनिमल हैव द लार्ज सरफेस एरिया एंड हैज द स्मॉल वॉल्यूम and exchange or loss of the heat is the property of the surface area and they have the large surface area so they lose large amount of heat and they are not able to generate enough amount of energy through the metabolism to compensate the loss। तो मेटाबॉलिज्म थोड़ी इतना एनर्जी नहीं बना सकते पीयूष बेटा कि उस लॉस को कंपनसेट कर सके, और नमन अगर उस लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकेंगे तो मैं कहूंगा वो ऐसी जगह पर रहना ही नहीं पसंद करेंगे जहां उन्हें दिक्कत हो मेरे भाई कि एनर्जी तो ज्यादा गवा दी भैया जी, प्रोड्यूस कम हो रही। ऐसी जगह कृति का वो कभी नहीं रहेगा। स्नेहा गुड़िया वर्ड को समझो कि स्मॉल साइज के एनिमल कभी ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे जहां पे वो उस लॉस ऑफ द हीट को कंपनसेट ना कर पाए, जैसे कि पोलर रीजन। आई होप वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा।
अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं दे आर एबल टू रेगुलेट देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन दे बिकम कन्फर्मर। मैं ऐसा बोल रहा हूं, some species able to maintain homeostasis up to a limit, then they become फिर वो कन्फर्मर हो जाएंगे बेटा। तो मैं कहूँगा such type of organism, such species are known as partial regulator। तो ग्राफ में उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा बेटा, they are able to maintain the homeostasis but only up to a certain limit, then they become conformer। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपका एग्जांपल दिया हमिंग बर्ड। बेटा वो बर्ड है, वो एनिमल है, वो बर्ड है, वो एनिमल एक बर्ड है, और बर्ड के पास तो सर डबल सर्कुलेशन, और डबल सर्कुलेशन है तो सर उसे तो रेगुलेटर होना चाहिए था। मैंने कहा हाँ, बट उसका साइज छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ द फूड स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है वो बहुत लिमिटेड है, उसकी वॉल्यूम छोटी है, तो मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा बेटा जी कुछ लॉस को कंपनसेट कर सके। माना वो बर्ड है, बट इसका ये मतलब नहीं कि सारे बर्ड रेगुलेटर है बेटा जी। मैं कहूँगी हमिंग बर्ड, स्क्रू, स्क्रियल, ये कुछ ऐसे भी एनिमल है बेटा जी जिनके पास डबल सर्कुलेशन है, बट क्योंकि उनका साइज छोटा है इसलिए वो किसी भी हद तक रेगुलेट नहीं कर पा रहे बेटा जी, आपको ये सर्टेन लिमिट तक कर पाते हैं। देन आफ्टर वो क्या बन जाते हैं बेटा जी, यहाँ पे कन्फर्मर की तरह उन्हें बिहेव करना पड़ेगा, या मैं कहूँगा वैसी जगह पर रहेंगे ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे वो कुछ अलग तरीके आजमाएंगे बेटा जी। यहाँ तो पॉइंट को समझ के देखना मेरे भाई, यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका यहाँ पे कि पार्शियल रेगुलेटर क्या है, तो आपका आंसर कुछ इस तरह का होगा बेटा जी। चलिएगा, अभी पॉइंट आ रहा होगा बार बार आपके दिमाग में, सर 99% एनिमल कन्फर्मर है, और आपने कहा वो अपने अंदर की कंडीशन को चेंज करते हैं बाहर के अकॉर्डिंग, एंड सर वो जो है वो होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब मैंने कहा बिल्कुल सही बोला बेटा जी, हमने ऐसी कुछ बातें आपसे की है। अब वो अगर होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर पाएंगे गरिमा बेटा, तो फिर हर्षिता गुड़िया उनके अंदर की कंडीशन अगर मेंटेन नहीं रहेगी, फिर एंजाइम्स कैसे काम करेंगे? जब उनके लिए अंदर की कंडीशन अनटॉलरेबल हो जाए तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे काम करेंगे? तो मैं कहूँगा स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी दो प्रकार की होती है। Either short period or long period। अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन हमेशा के लिए वहां पे बन जाती है तो उसे अपने आप को बेटा जी इवोल्व करना पड़ेगा, उसे वहां अडेप्टेशन करना पड़ेगा बेटा। तो मैं कहूँगा जब लॉन्ग कंडीशन होती है तो वहां पे हम आपको वर्ड पढ़ाएंगे बेटा जी अडेप्टेशन। बट यहाँ बात आती है शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ टाइम के लिए कंडीशंस कैसी होगी, स्ट्रेसफुल हो गई, तो फिर वो कन्फर्मर अपने आप को कैसे वहां पे मेंटेन करे, उन कंडीशंस को कैसे झेले। तो मैं कहूँगा शॉर्ट ड्यूरेशन के स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए कन्फर्मर बेटा जी दो डिफरेंट तरीकों से अपने आप को मेंटेन करता है। पहला तरीका क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे, वो है बेटा जी माइग्रेशन। पहला तरीका है बेटा जी माइग्रेशन, मतलब टेम्परेरी
migrate from unfavorable condition to favorable condition and return back when stressful condition get over। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाए ना चंचल, तो वो वापस लौट के आ जाएगा। आप एग्जांपल समझ सकते हो, जब आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती है तो जब गर्मी अपने एरिया में ज़्यादा हो जाती है तो लोग समर वाली जगह छोड़ के कहाँ जाते हैं, ऐसी ठंडी जगह पे जाएंगे, हिली एरियाज में जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, ताकि वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। अब उस कहानी को समझ के देखो बेटा, आप हमेशा हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट नहीं हुए, जस्ट आप उन स्ट्रेसफुल कंडीशन को टेम्परेरी अवॉइड करने के लिए आप बेटा जी उस स्ट्रेसफुल जगह से बेटा जी कहाँ चले गए, वहाँ चले गए जहाँ पे कंडीशंस कैसी है बेटा जी आपके लिए फेवरेबल, आप वहाँ जाके सेट हो गए। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि भाई यहाँ पे गर्मी पड़ रही है और आप राजस्थान में चले जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। यहाँ भी वैसी गर्मी हो रही है, राजस्थान में भी गर्मी है, तो आप ऐसी जगह क्यों जाओगे? आप सच्ची कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहाँ पे कंडीशंस कैसी होगी आपके लिए फेवरेबल होगी, जहाँ स्ट्रेसफुल कंडीशंस नहीं होगी आप वहीं ना जाना चाहोगे। वो प्रोसेस क्या है बेटा जी? माइग्रेशन। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं बेटा जी आपका यहाँ पे एक अपना भरतपुर जो राजस्थान में बेटा, जो वहाँ पे एक नेशनल पार्क, उसका नाम है क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर। राजस्थान में बेटा जी साइबेरिया से एंड अदर कोल्ड रीजन से जो बर्ड्स हैं बेटा जी वो माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं बेटा जी? इस पार्क में आ जाते हैं। दोबारा सुनना पार्क को। साइबेरिया से और अदर कोल्ड रीजन से बहुत सारे बर्ड बेटा जी माइग्रेट करके बेटा जी कहाँ पे आ जाते हैं? क्योलेडो नेशनल पार्क में आ जाते हैं बेटा जी आपके विंटर के अंदर। आप कहोगे सर सर्दी में, मैं कहूँगा भाई सर्दी में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो यहाँ वाली ठंड को अवॉइड करने के लिए वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। माना मेरे भाई कि वो बर्ड्स है, वो रेगुलेटर है, बट भैया जी वो जो स्मॉल साइज के बर्ड हैं जो एक हद तक ही टॉलरेट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, वो वाले बेटा जी वहां से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं बेटा जी? इस पार्क में आ जाते हैं टेम्परेरी। पर जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी वो वापस लौट के चले जाएंगे बेटा जी अपने हैबिटेट में, वो वापस लौट के वहीं चले जाएंगे जहां से वो आए थे बेटा जी। जस्ट टेम्परेरी बेटा जी उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन टू द अनस्ट्रेसफुल कंडीशन और द हॉस्टाइल कंडीशन। जहाँ पे अच्छी कंडीशन है वहाँ पे बेटा जो हॉस्पिटली वाली कंडीशन है, जो फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे नॉट हॉस्टाइल, फेवरेबल कंडीशन बेटा जो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन से बेटा जी। बट टेम्परेरी माइग्रेशन करने का बेटा जी ये परमानेंट नहीं है बेटा जी। जैसे ही वहाँ की स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होगी वो वापस उठ के वहीं चले जाएंगे। ये एक वन ऑफ द तरीका है बेटा जी यहाँ पे टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। एक थोड़े काम के लिए, टाइम के लिए कैसे अवॉइड करो, ये उसमें से एक तरीका है बेटा। दूसरा बेटा जी सस्पेंड। अब
अब जरूरी तो नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन ही शो करे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो माइग्रेशन नहीं करते, वो वहीं पे ही रहते हैं और स्ट्रेसफुल कंडीशंस को पास करने का कुछ अलग तरीके अपनाते हैं। अब वो अलग तरीके क्या है, मतलब सस्पेंड वर्ड का मतलब समझ के देखो, दे आर पासिंग द टाइम। वो अपने उस टाइम को पास कर जाते हैं। कौन से टाइम को, जो शॉर्ट ड्यूरेशन आया बेटा जी स्ट्रेसफुल कंडीशन का, वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन का विपरीत जो शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है बेटा जी, उसे वो पास कर जाते हैं। अब डिपेंड्स कैसे पास करते हैं, तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका अपनाता है बेटा जी उसे पास करने का, उस टाइम को बिताने का अलग अलग तरीका अपनाता है। जैसे कि माइग्रेशन का तरीका नहीं अपनाएंगे, वो कुछ अलग तरीके अपनाएंगे। जैसे कि पहला बेटा जी डोरमेंसी, मतलब आप प्लांट की बात करते हो, प्लांट की तरफ देखोगे बेटा जी, सीड एंड अदर रिप्रोडक्टिव, या सिंपल सा वर्ड समझ जाओगे आप, सीड और फिर बेटा जी यहाँ पे कोई भी अगर उसका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है, वो बेटा जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेगा और एंटर कर जाएगा डोरमेंट स्टेट में ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मेंटेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रो give rise to new plant, give rise to the new plant, that's it। ये तरीका है बेटा प्लांट के केस में, वो तरीका अपना रहा कौन सा, यहाँ पे डोरमेंसी का, कि प्लांट के जो भी सीड है, जो भी वेजिटेटिव प्रोपर्टी, आप देखते हो पतझड़ के ऋतु में सारे पत्ते उसके अंदर आपको गिरा लिया, अपने एक्टिविटी का रेट उसने स्लो डाउन कर लिया ताकि वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को पास ऑन कर जाए। पर जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन पास ऑन हो जाएगी, वो वापस से बेटा जी ग्रो करेगा, वापस से वैसा ही लहराएगा। वो क्या है, वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करने का, पास करने का तरीका है कि भाई ये कुछ टाइम के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मैं उन्हें पास ऑन कर जाता हूँ, मैं उन्हें पास कर जाता हूँ। ये तरीका है बेटा, एक तरीका है बेटा। अब दूसरा तरीके की बात करते हैं, वो है बेटा जी स्पोर फॉर्मेशन। तो पीयूष बेटा आपने पढ़ा है कि सर अगर हम प्लांट की बात करें तो लोअर प्लांट लाइक एल्गी, लोअर प्लांट लाइक एल्गी, सर हम और बातें करते हैं यहाँ पे फंगस में, बैक्टीरिया में, दे फॉर्म ए थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर, वो थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो थिक वॉल स्पोर स्ट्रक्चर बनाते हैं जस्ट टू पासेस थ्रू दी अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसी कंडीशन फेवरेबल आएगी ये थिक वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी और वापस से अपने आप को ग्रो कर लेंगे। तो मैं कहूँगा बेटा जी ये तरीका होता है प्लांट में, लोअर प्लांट, बैक्टीरिया में, फंगस में, उनमें ये सब बात होती है। तीसरा बेटा कह सकते हो आप यहाँ पे डोरमेंसी हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तीसरा आप कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे हाइबरनेशन। अब फॉर्मेशन ये क्या है, इसे हम कहते हैं बेटा जी विंटर स्लीप। जैसे कि पोलर बियर है,
और वो पोलर रीजन में है। सर जी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, विंटर का टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, माना मैम्बल है बट भाई इस लायक भी नहीं है कि वो इतनी ठंड चिलिंग टेम्परेचर सहन कर ले। तो उसने क्या किया, अपने आप को बेटा जी किसी केव्स में, किसी गुफाओं में जाके छुपा लिया और वहीं पे जाके वो कुछ दिन रहा, अपना फूड वगैरह उसने वहाँ एक्यूमुलेट कर लिया, वहीं पे कुछ रहा, कुछ दिन के लिए रहा, जब तक कि वो विंटर खत्म ना हो जाए। जैसे वो विंटर खत्म हो जाएगी वो फिर निकल के बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा इसका एग्जांपल दे सकते हो पोलर बियर। द पोलर बियर passes the winter time by keeping itself in the caves। अपने आप को केव्स में रख के बेटा जी उस टाइम को पास ऑन कर रहा था। मैं कहूँगा विंटर में हमें बेटा जी बियर दिखाई नहीं दे रहा है बाहर, तो मैं कहूँगा एक्चुअली सोया हुआ है, तो मैंने उसका नाम दे दिया विंटर स्लीप। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, हाइबरनेशन। ऐसी वर्ड आता है बेटा जी एस्टिवेशन। कि सर एस्टिवेशन क्या है, उससे जस्ट उल्टा क्या बेटा जी, समर स्लीप। कि सर जब गर्मी पड़ेगी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी का टेम्परेचर, जो अपर सरफेस का वाटर होगा उसका बहुत ज़्यादा सर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब सोचिएगा अगर ऊपर के वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बेटा जी इंक्रीज हो जाएगा इन द समर, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ऊपर के सरफेस से कहाँ लेके जाएगा बेटा जी, नीचे लेके चला जाएगा जब तक गर्मियाँ पड़ रही हो। जैसे ही गर्मी खत्म होगी बेटा जी यहाँ पे, वो दोबारा आपको ऊपर दिखाई देगी मछली। तो मैं कहूँगा गर्मी के अंदर भाई मछली ऊपर नहीं दिख रही, तो आप क्या कहोगे, वो एक्चुअली नीचे जाके सो गई है। तो वो सोई नहीं है बेटा जी, जस्ट उस टाइम को पास ऑन करने के लिए वो उस अपर सरफेस के वाटर छोड़ के कहाँ चले गए बेटा जी, यहाँ पे नीचे की साइड में चले गए बेटा जी। तो मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा जी, यहाँ पे समर स्लीप है। इट इज ऑल्सो द एस्केपिंग द टाइम प्रॉपर्टी है बेटा जी, ये कहलाई बेटा जी यहाँ पे एस्टिवेशन। एक और वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे, वर्ड आता है डायपोज। जो आपके जू प्लैंक्टन्स होते हैं जिसमें आपके मोलस्का वगैरह आ गए, जो स्मॉल साइज के एनिमल्स हैं बेटा जी, वो क्या करते हैं, जिनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो अपने डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लेते हैं। सस्पेंडेड देयर डेवलपमेंट। आपको सर इस वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं वर्ड का मतलब आपको कहूंगा बेटा जी कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जू प्लैंक्टन्स का, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि सर उनका पहले लार्वा स्टेज आता है, फिर प्यूपा, कैटरपिलर, ऐसे डिफरेंट स्टेज आते हैं। तो वो अगर बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए तो वो अपने स्टेज को आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, वो वहीं की वहीं अपने आप को रोक लेंगे बेटा जी, जब तक कि कंडीशन कैसी ना आए बेटा जी, यहाँ पे फेवरेबल ना आए। तो मैंने कहा उन्होंने अपने डेवलपमेंट को क्या कर लिया बेटा जी, सस्पेंड कर लिया। उन्होंने अपने डेवलपमेंट को ही आगे नहीं जाने दिया और अपने आप को एक स्टेज में ही रोक लिया, वो सस्पेंडेड स्टेज में क्या कर गए, एंट्री कर गई। बट ये कौन करते हैं, जू प्लैंक्टन्स ऐसा काम करते हैं। एस्टिवेशन कौन करते हैं बेटा जी, स्नेल और फिश। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो बेटा जी, स्नेल और फिश ऐसा काम करती है। इसमें कौन करता है, पोलर बियर। ये कौन करते हैं बेटा जी, बैक्टीरिया, फंगस और आप कह सकते हो लोअर प्लांट ऐसा काम करते हैं। इसमें आपके हायर प्लांट ऐसा काम करते हैं। ये आपके बर्ड्स में ये काम करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से बेटा जी आपके यहाँ पे टू द फेवरेबल कंडीशंस पे बेटा जी कर जाते हैं। आपका एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे क्योलाइडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में, वहाँ पे बर्ड्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है बेटा जी इन द विंटर। क्यों हो जाता है वो बात हमने आपको बताई बेटा जी। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है पूरा, रिस्पॉन्सेज टू द एबार्टिक फैक्टर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है बट बेटा जी जरूरी है एक वीडियो में टॉपिक खत्म हो। अब ये बेटा जी मैंने कंडीशंस आपको बताई है, वो है बेटा जी यहाँ पे आपके शॉर्ट ड्यूरेशन की कंडीशन। अब दीपेश बेटा जब आगे बात करेंगे आपके साथ में बेटा जी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ये कंडीशन ऐसी होंगी तो फिर वो क्या करेगा, तो मैं कहूँगा वहाँ पे वर्ड आता है बेटा जी आपका अडप्टेशन। तो आपका अगला वीडियो जो होगा बेटा जी वो होगा आपका अडप्टेशन के ऊपर। चलिएगा, थैंक यू बेटा, अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ इन वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। नोट्स में इनके साथ साथ आपको भेज रहा हूँ, नोट्स को बेटा जी कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू बेटा।